हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ NCERT मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 9.1, जिसके 6 क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दे दिए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले लगभग सभी सारे चैप्टर्स के 1 to 9 सारे लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए, जो ट्रांसमिशन टावर बता रहा है, ये ट्रांसमिशन टावर ग्राउंड पे नहीं है, ये एक बिल्डिंग के ऊपर है, जिस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कह देते हैं लेट सॉल्यूशन आएगा, लेट द बिल्डिंग इज ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। बिल्डिंग को क्या ले लिया, ए बी, ये है ए बी, ये हो गई 20 मीटर। क्लियर है। फिर उसके बाद में ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड। तो यहाँ पे ये तो बिल्डिंग हो गई यहाँ तक, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, ये ट्रांसमिशन टावर है ए बी, और इसको ले लेते हैं पी पॉइंट, ठीक है। लेट द बिल्डिंग इज ए बी इसको 20 मीटर एंड ट्रांसमिशन टावर इज ए पी। ट्रांसमिशन टावर क्या हो जाएगा, ए पी। ये अभी कह रहा है एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन, जो बॉटम से एक पॉइंट है यहाँ पे ग्राउंड पे, ये यहाँ पे इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, पहले ये टॉप पे ऐसे लाइन चली जाएगी और एक चली जाएगी ये बॉटम पे, ठीक है, पॉइंट ए पे। और ये दोनों एंगल यहाँ पे गिवन है हमें, ये तो 90 हो जाएगा क्योंकि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से जो बिल्डिंग होगी वो वर्टिकली ही होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब फिर से पढ़ेंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये तो सिर्फ इतना बता रहा है कि इस पॉइंट से 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, जिसके टॉप और बॉटम से जो एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो जो टॉप से बन रहा है, जो टॉप से बन रहा है ये वाला एंगल, ये कितना है, ये है 60, और जो बॉटम से बन रहा है ये वाला एंगल, ये है 45। क्लियर है, इतना समझ में आया है ना। और फिर यहाँ पे लेट द पॉइंट विल बी, लेट द पॉइंट ऑन ग्राउंड इज ए बी, इसको ले लेते हैं सी, इज सी। तो ये इतनी चीज़ें तो हमने लेट कर ली। क्लियर है। और इन्हीं लेट की हुई चीज़ों से एक डायग्राम क्रिएट कर लिया। अभी सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये वाली हाइट फाइंड करनी, मतलब एंड ट्रांसमिशन टावर इज ए पी, तो हमको ए पी फाइंड करना है, ठीक है। ये वाली ए पी, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ए बी सी ये वाला, और एक बन रहा है पी बी सी। और इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है, कॉमन है बी सी। तो बी सी फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले तो हम, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे हमको क्या गिवन है, ए बी गिवन है, बी सी फाइंड करना है। तो बी सी को जो फाइंड करना होता है उसको ऊपर रखते हैं, और नीचे किसको रखते हैं, ए बी। जो गिवन होता है वो नीचे रह जाता है। बी सी है बेस, ए बी है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट। और लाइन ए बी ले रहे हैं ना, ए बी, तो ए बी के साथ जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। ध्यान से देखिए, जो ए बी के साथ है एंगल सी, वो ये वाला है ना, तो ये कॉट 45 बन रहा है। क्लियर हो गया इतना। तो अभी बी सी कितना है फाइंड करना है, ए बी क्या है, ए बी है 20, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कॉट 45 tan 45 का रेसिप्रोकल होता है और रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। क्लियर है। तो जो
BC आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है, वो यहाँ पर लिख देते हैं 20 मीटर। अब नीचे लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PBC। और PBC में हमको जो है BC गिवन है, PB गिवन नहीं है। अगर हमको PB पता लग जाएगी तो PB से AB को माइनस कर देंगे तो AP आ जाएगी। क्लियर है, AB तो हमें पता है, तो हमको फाइंड क्या करना है, PB। तो PB को ऊपर रखेंगे और गिवन क्या है BC को नीचे रखेंगे, इज इक्वल टू, अब देखिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, ये 10। और अभी देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं तो इसका एंगल है 60, तो 10 60 एलिवेशन एंगल ही यहाँ पे रहता है। PB को फाइंड करना है, लिखेंगे PB अपॉन में BC अभी फाइंड की थी 20। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से PB कितनी आ जाएगी 20√3। देखिए 20 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे तो 20√3 हो जाएगी, तो PB आ गई। क्लियर, इतना समझ में आया। अब आगे यहाँ पे देखते हैं हमको, तो जो PB है वो क्या है, PB इज इक्वल टू 20√3, अभी पीछे निकाला इतने मीटर। फिर PB किससे ऐड होके बनी हुई है, AP प्लस AB। PB जो है इसको लिख सकते हैं AP प्लस AB इज इक्वल टू 20√3, ये आ गया। और AP हमको फाइंड करना है, AB की वैल्यू है, देखिए AB की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, इज इक्वल टू 20√3। AP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 20√3 माइनस ये 20 इधर पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। फिर AP इज इक्वल टू, इधर से 20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से √3 माइनस 1 हो जाएगा, ये इतने मीटर हो गया। ठीक है, तो AP ही फाइंड करनी थी हमको। तो क्या पूछ रहा था, क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है, ओके। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे सॉल्यूशन है। डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, अगर डायग्राम आपने अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ स्टेचू मतलब होता है मूर्ति, अ स्टेचू 1.6 मीटर टाल, उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है 1.6 मीटर टाल, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ pedestal from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। स्टेचू, वो स्टेचू कितना है 1.6 मीटर टाल है और स्टैंड है टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का मतलब होता है एक वो बना हुआ एक गोला, और उसके ऊपर एक स्टेचू है, ये इसको मान लेते हैं 1.6 मीटर, ये स्टेचू है ये। ठीक है, लेट द स्टेचू इज AB, स्टेचू को मान लेते हैं AB एंड पेडेस्टल को क्या मान लेते हैं, पेडेस्टल इज BC। तो BC पेडेस्टल है और उसके ऊपर एक स्टेचू है AB जो कि 1.6 मीटर का है। क्लियर है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू। तो ग्राउंड पे, ये पेडेस्टल ग्राउंड पे ही होगा, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से स्टेचू के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल कौन सा होता है, ये वाला, ये कितना है, एलिवेशन एंगल टॉप इज 60, ये एंगल है 60। ठीक है, इतना समझ में आया, टॉप ऑफ द एलिवेशन एंगल इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। पेडेस्टल का टॉप तो ये है, ये तो मतलब स्टेचू का टॉप था, पेडेस्टल का टॉप ये है, और इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल है
ये वाला वो कितना है 45 है। ठीक है, समझ में आया। अब फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो BC फाइंड करने के लिए कह रहा है, पेडेस्टल इज BC, इसी को फाइंड करना है। क्लियर है। और पॉइंट ऑन ग्राउंड इज, इसको मान लेते हैं ABC, ये D मान लेते हैं, ये हो जाएगा D। क्लियर है। तो जो हमको नेमिंग लेट करनी होती है ना, वो अपने अकॉर्डिंग लेट कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अब देखेंगे क्या फाइंड करना है हमको, कैसे फाइंड करेंगे। अभी BC हमको फाइंड करना है और पॉइंट ये गिवन नहीं है, सिर्फ इतना भी ये यहाँ पे गिवन है। बस एक चीज़ हमको पता है, यहाँ से हम BC और DC के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं। अच्छा चलो, लेट BC इज इक्वल टू एक्स, या BC ही रखते हैं, एक्स नहीं लेट करते। ठीक है, तो BC निकालना है हमको। तो लिखेंगे यहाँ पे BC अपॉन में, ये वाला BC ले रहे हैं यहाँ पे, BC अपॉन में DC, BC अपॉन DC इज इक्वल टू, देखिए BC क्या है परपेंडिकुलर और DC क्या है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा तो क्या हो जाएगा tan, और BC के साथ जो बेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है 45। देखिए BC परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल है वो 45 है, तो यहाँ पे tan 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन DC, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो BC इज इक्वल टू DC। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन ये पता चला कि BC और DC इक्वल हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, BC एंड DC इज इक्वल। ओके, तो BC को ही फाइंड करना है। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन से ADC में, ADC। यहाँ पे देखिए ADC है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे AC अपॉन में DC इज इक्वल टू, देखिए AC क्या है परपेंडिकुलर, DC है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा tan। और एंगल क्या बन रहा है, ये बड़ी वाली लाइन जो परपेंडिकुलर बड़ी वाली लाइन है, ये एलिवेशन एंगल कौन सा बना रही है 60 डिग्री हो जाएगी। और AC को हम तोड़कर लिख सकते हैं क्या, AB प्लस BC, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, को लिखेंगे AB प्लस BC इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 मल्टीप्लाई, ये DC है, यहाँ पे लिख देंगे DC। इतना समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC इज इक्वल टू, ये DC को क्या कन्वर्ट कर लेंगे BC में, है ना, तो हो जाएगा BC √3, BC √3। क्लियर है, अभी इतना समझ में आया। अब AB की वैल्यू हमको पता है क्या है, देखिए AB की वैल्यू क्या है 1.6 मीटर, स्टैचू इज AB, और लिख सकते हैं यहाँ पे AB इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, तो AB की वैल्यू है 1.6 मीटर ये, और प्लस BC माइनस ये BC इधर आएगा तो BC √3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब 1.6 मीटर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से B कॉमन लेंगे, ये लिखेंगे B माइनस BC √3। ये B नहीं था BC था एक्चुअली, यहाँ पे सिर्फ B नोट डाउन हो गया था, तो BC माइनस BC √3 इज इक्वल टू, ये 1.6 इधर जाएगा तो माइनस 1.6 हो जाएगा, और इधर से सारे साइन चेंज कर लेंगे तो BC √3 निगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, BC पॉजिटिव था, ये निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और हमको फाइंड BC करना था, और यहाँ से हम BC की वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ये वाली क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेते हैं, BC √3 माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, यहाँ से BC कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, और BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। देखिए आंसर, इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पे अपॉन में √3 छोड़ दिया था, बट एक्चुअली आंसर में ऐसा होता है ना कि अपॉन में √3 नहीं छोड़ा जाता है, उसका रेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या होता है 1.6 रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, आपको मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, नीचे लिखा हुआ √3 - 1, इस कंडीशन में हम √3 + 1 से डिवाइड कराएंगे और √3 + 1 से ही मल्टीप्लाई करा देंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो चेंज नहीं होगा, और रेशनलाइजेशन में चेंज नहीं करना होता है हमें। BC अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 √3 एंड प्लस 1.6, ये आ जाएगा अपॉन में। यहाँ पे इसको देखिए मल्टीप्लाई कराने का कोई लाभ नहीं हुआ, हमको 1.6 वापस से कॉमन निकालना पड़ेगा, अंदर क्या बचेगा √3 + 1 अपॉन में 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8, 2 8 16 रहता है, 1.6 था, हाफ करेंगे 0.8 आ जाएगा। तो BC की लेंथ कितनी आ गई 0.8 √3 + 1, और ये मीटर में आई है। ठीक है, तो ये BC की लेंथ आ गई। स्टेटमेंट आप लोग जरूर लिख देंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, ये क्वेश्चन रहा और नीचे यहाँ से सॉल्यूशन। एक बार फिर बता रहे हैं कि इसमें डायग्राम बहुत ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम ही होता है इसमें। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक साइड में बिल्डिंग दी गई, दूसरी साइड में टावर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले लेट करेंगे, क्या सॉल्यूशन डाल के, लेट द टावर इज AB एंड बिल्डिंग इज CD। तो टावर को AB लेट कर लेंगे, ऐसे ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये ग्राउंड है, और यहाँ पे बिल्डिंग लेट कर लेंगे क्या CD। ध्यान रखिएगा टावर और बिल्डिंग में हमेशा टावर ही ऊंचा होगा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा एक साइड बिल्डिंग है एक साइड टावर है, तो टावर ज़्यादा ऊंचा होता है ना, वो काफ़ी ऊंचा होता है, और बिल्डिंग छोटी होती है अकॉर्डिंग टू टावर। बहुत छोटी नहीं होती है लेकिन टावर से तो छोटी ही होती है। फिर आगे देखेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग के टॉप से एलिवेशन का एंगल बन रहा है, तो एलिवेशन का मतलब ऊपर की साइड जाएगा। एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। यहाँ से फुट ऑफ द टावर पे बन रहा है, मतलब नहीं, क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक का जो एलिवेशन एंगल रहेगा, ये देखेंगे, ये लाइन ऐसे आएगी, तो ये वाला एलिवेशन एंगल रहेगा ना। एलिवेशन तो नीचे ही रहता है, वो कितना है 30 डिग्री है ना। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट टू द टावर, टावर के फुट से जो एलिवेशन एंगल बनेगा वो 30 है। क्लियर है, इतना समझ में आया। फिर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब इस बार बिल्डिंग का फुट है और इसका टावर है, यहाँ से लेके यहाँ से एक ये लाइन जाएगी A तक। ठीक है, इसका एलिवेशन एंगल कितना है 60 है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसका परपेंडिकुलर बड़ा है तो एंगल भी बड़ा होगा, इसका परपेंडिकुलर छोटा है तो एंगल भी छोटा ही होगा। फिर इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर, जो टावर है ये 50 मीटर है, AB क्या है 50 मीटर। ठीक है, फिर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये CD हमको फाइंड करनी है। क्लियर है, इतना समझ में आया। हाँ, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में पहला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ABD, और दूसरा कौन सा बन रहा है CDB। इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है BD, ये BD। तो BD अगर हमको फाइंड हो जाती है तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स आ जाएंगे, तो BD फाइंड हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर से BD फाइंड कर लेंगे, फिर बेस से इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, तो लिखेंगे क्या इन ट्रायंगल, किसमें ADB में।
या ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी, पूरा ट्रेंगल ये है। तो यहाँ पे जो हमको फाइंड करना है उसको ऊपर रखते हैं बी डी, अपॉन में जो गिवन रहता है उसको नीचे रखते हैं ए बी। अब देखते हैं जो बी डी है वो बेस है, ए बी है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये क्या होगा कॉट। और एंगल कितना, देखिए ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो एंगल इस ट्रेंगल का लेंगे ना, और इस ट्रेंगल का एंगल क्या बन रहा है 60, 60 हो गया कॉट 60। बी डी कितना है, बी डी हमको फाइंड करना है, ए बी क्या है, ए बी है 50 इज इक्वल टू कॉट 60 क्या होता है 1/√3। आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू 50 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, अपॉन में √3 हो जाएगा। ये तो बी डी आ गई है ना, बी डी इतने मीटर। यहाँ पे अपॉन में √3 आया है, कोई इशू नहीं है। हमारा जो आंसर आना चाहिए सी डी उसमें रूट नहीं आना चाहिए अपॉन में, है ना। फिर अब इस वाले ट्रेंगल में देखेंगे क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल कौन से सी डी बी, सी डी बी, इसमें हमको बेस गिवन है और सी डी मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बेस बी डी अभी निकाला 50/√3, तो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है सी डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू, देखिए सी डी क्या है परपेंडिकुलर, अपॉन में बी डी क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 10। और इस ट्रायंगल का जो एलिवेशन एंगल है वो है 30, क्लियर है। तो सी डी फाइंड करना है और बी डी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा आके, तो क्या हो जाएगा 50/√3 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 50/√3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी। तो जो सी डी की लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसको होल में कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 16 होल 2/3 मीटर, ठीक है। होल में करना आता है आपको, डिवाइड करेंगे 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 बचा, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर में जो था वही रहता है, इतने मीटर आ गई। तो ये क्या पूछ रहा था, सी डी ही पूछ रहा था, सी डी को फाइंड करना था। सी डी क्या था, बिल्डिंग, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। फिर से मैं एक बार यही कहना चाहूँगा कि डायग्राम को ध्यान से देखें और जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम को बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डायग्राम बन गया तो सॉल्व होने में देर नहीं लगेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, एक पोल ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको नाम दे देंगे क्या ए बी, और एक पोल इस साइड खड़ा हुआ है, मतलब सेम हाइट पे है ना, तो सेम हाइट पे मतलब इसी हाइट पे ये हो जाएगा। इसके बेस को मिला देते हैं क्योंकि तो ग्राउंड ही है, और इसको नाम दे देंगे सी डी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करके लिखेंगे लेट द फर्स्ट पोल इज ए बी एंड सेकेंड पोल इज सी डी, ठीक है। फिर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं या रोड के एक दूसरे की साइड खड़े हैं, ये इस साइड है ये इस साइड है ना। फिर कह रहा है विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 80 मीटर। तो जो बी डी है वो 80 मीटर है, क्लियर है, इतना समझ में आया। फिर फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम
ऑन द रोड बिटवीन, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, कहाँ पे हमें नहीं पता, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसने कहा भी नहीं है कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो नहीं कहा, बिटवीन कहा है बस। ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, ओके। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लेट करते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं P, है ना। लेट द पॉइंट बिटवीन पोल्स इज P, है ना। तो ये पॉइंट हो गया। इससे यहाँ तक का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो छोटा बनेगा और यहाँ का जो एलिवेशन एंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। हालांकि आपको डायग्राम देखने में ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये एंगल 30 है, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा, ये पोल को हमें थोड़ा छोटा रखना चाहिए था, रोड ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के ही चलेंगे। ये 30 हो जाएगा और ये बड़ा वाला एंगल 60 हो जाएगा। देखिए 60 एंड 30 है, तो एक 60 बन रहा है, एक 30 बन रहा है रिस्पेक्टिवली। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ओके। तो पहले तो इन पोल्स की हाइट हमको फाइंड करनी है और उसके बाद में इनके इस पॉइंट की पोल से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड करनी है और ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं एक बार फिर से। लेट द PB, जो PB है उसको क्या मान लेंगे, x, ये हो जाएगी x। और तो जो DP बचेगी वो क्या बचेगी, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। क्लियर है, पूरी 80 है, वहाँ से x माइनस कर देंगे तो DP ही बचेगी। तो ये दोनों लेट कर ली हमने। अब देखेंगे यहाँ पे काफ़ी कुछ लेट करने में ही आ गया है। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल APB, देख लीजिए ध्यान से, APB ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और इस ट्रायंगल में हमको गिवन क्या है, कुछ भी नहीं गिवन है, AB निकालना है। AB अपॉन में PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन में PB, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो जाएगा tan, और हमको एंगल कौन सा लेना है, 30, ठीक है। AB इज इक्वल टू PB क्या है, x, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो जो AB आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x/√3। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, x/√3 आ गई यहाँ ऐसे करके। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हाइट ऑफ पोल है वो इक्वल होगी CD और AB की, क्योंकि ये गिवन है। क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे ना, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों की हाइट इक्वल है। अब इस वाले ट्रायंगल से हम CD को निकालेंगे। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल CDP, और यहाँ से क्या लिखेंगे, CD अपॉन में DP इज इक्वल, देखिए CD है परपेंडिकुलर और DP है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा tan, और यहाँ पे एलिवेशन एंगल क्या है, 60। तो CD अपॉन DP की वैल्यू क्या है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 60 है √3, और यहाँ पे ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू √3 ब्रैकेट के अंदर 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आके √3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, और CP की जगह पे हमने AB रख दिया, सॉरी CD है, P नहीं है, CD। देखिए CD की जगह पे AB रख दिया क्योंकि इक्वल हाइट सही है। अब AB इज इक्वल टू दिस एंड AB इज इक्वल टू दिस, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए 1 क्या है और 2 क्या है, 1 में है AB इज इक्वल टू x/√3, 2 में है AB इज इक्वल टू √3 80 माइनस एक्स। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो x/√3 एक साइड में लिखेंगे और इक्वल में √3 80 माइनस एक्स, √3 80 माइनस एक्स ये लिखेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 इससे मल्टीप्लाई करेगा जाके, तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और ब्रैकेट के अंदर 80 माइनस एक्स ही रहेगा, और ये हो जाएगा 83 की मल्टीप्लाई 80 से, तो 8 3 जा 24, 240 माइनस 3x, और 3x इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा x प्लस
3x इज इक्वल टू 240, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 240 और 4 से इसको डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा 4 6 24, x इज इक्वल टू 60 मीटर। x भी एक लेंथ है, ध्यान रखना जो हमने लेट किया था यहाँ पे x वो भी एक लेंथ ही है और लेंथ मीटर में आएगी। अगर x क्या आ गई है 60 मीटर तो 80 माइनस एक्स क्या हो जाएगी, मतलब dp, जो dp है वो क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स और ये हो जाएगी 80 माइनस 60, ये हो जाएगी 20 मीटर dp। ठीक है, इसको हम यहाँ पे x को लिख सकते हैं pb। इतना समझ में आया? तो अभी हमें पता क्या चला है, अभी हमको ना तो ए बी पता चला है ना ही सी डी पता चला है, तो मतलब हाइट ऑफ पोल तो पता नहीं चला, बस केवल क्या पता चला इस पॉइंट की डिस्टेंस ए बी पोल से है 60 मीटर और सी डी पोल से है 20 मीटर, सिर्फ इतना पता चला है। हालांकि पूछ ये भी रहा है इसके साथ साथ में हमको हाइट ऑफ पोल भी पता करनी है, तो ये हम लास्ट स्टेटमेंट में निकालेंगे। जो डी पी है वो क्या आ गई है, डी पी आ गई है 20, तो बस इसी को यूज़ करके सी डी अपॉन डी पी कर लेते हैं। सी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू, देखिए दोबारा से सी डी अपॉन डी पी, ये हो जाएगा 1060। अभी सी डी हमको फाइंड करनी है और डी पी हमें पता है क्या है 20 और 1060 की वैल्यू होती है √3, तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 मल्टीप्लाई 20, तो जो सी डी है वो क्या आ जाएगी 20√3, ये भी मीटर में आ जाएगी क्योंकि ये भी एक लेंथ ही है ना, हाइट है तो लेंथ ही होगी, तो सी डी आ गई। और हमें पता है सी डी इज इक्वल टू ए बी, है ना, तो जो ए बी होगी वो भी कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर। क्लियर है? इतना आ गया समझ में? अब देखिए ये पूछ क्या रहा था, जिस हिसाब से पूछ रहा था उसी हिसाब से हम आंसर देंगे। ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल्स इज 20√3 मीटर एंड, और क्या पूछ रहा था, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू पोल सी डी, पोल सी डी इज इक्वल टू, सी डी से जो डिस्टेंस है कितनी है देखेंगे, सी डी से जो डिस्टेंस है वो है डी पी और डी पी की वैल्यू निकाली थी 20 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर, पोल सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर एंड पोल ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, तो जो हाइट है वो है 20√3 मीटर और जो डिस्टेंसेज है सी डी पोल से 20 मीटर है, ए बी पोल से 60 मीटर है। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा जो कि बुक में दिया हुआ है, उसको टेम्परेरीली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है बस आपको समझाने के लिए। तो देख लीजिए एक टावर बना हुआ, जो ए बी डिस्टेंस मैंने दिखाई हुई है वो एक टावर की डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है टावर की, ये डिस्टेंस तो ये नीचे से होगी, तो टावर की ये लेंथ है ए बी, और ये जो पॉइंट सी है और ये बी है, ये क्या है, ये विड्थ ऑफ कैनल है। ये कैनल का एक बैंक पे टावर लगा हुआ है, दूसरे बैंक पे ये पॉइंट है जिससे इसका एलिवेशन एंगल 60 बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक का क्वेश्चन? फिर क्या कह रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस वाले पॉइंट से 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर जाके
ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, इस पॉइंट और इस टावर को ज्वाइन करने वाली लाइन में ही, इसी लाइन में ही एक दूसरा पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30, यहाँ से जो टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल है वो है 30। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, तो टावर की हाइट भी हमको फाइंड करनी है और विड्थ ऑफ कैनल भी हमको फाइंड करनी है, तो हमको ए बी भी निकालना है और बी सी भी निकालना है। क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके। और यहाँ पे हमको गिवन क्या है? सिर्फ सी डी। ओके, तो नो इशू। देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट नहीं करेंगे, इसमें लेट तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तो हमको सामने दिख रहा है, सीधे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल पहले ले लो, ए बी सी, यहाँ से ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या रहेगा? ए बी है परपेंडिकुलर, बी सी है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा कॉट, और एंगल क्या रहेगा? 60। ओके, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ए बी क्या हो जाएगी? ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन √3। समझ में आया? या बी सी इज इक्वल टू ए बी √3, इक्वेशन 1। ओके, अभी फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, इसमें क्या होगा? ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में डी बी या बी डी, डी बी या बी डी कुछ भी कर लिख सकते हैं। और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये भी कॉट होगा, और एंगल कौन सा लगेगा? 30 वाला, जो एलिवेशन एंगल होगा वही लगेगा। और ए बी अपॉन में, अब देखिए जो बी डी है वो बी डी यहाँ पर हम चेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी डी को सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी इज इक्वल टू कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में सी डी की वैल्यू तो हमें पता है 20 है, प्लस बी सी। इतना समझ में आया? √3। अभी आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं बी सी की वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो पूरी इक्वेशन ए बी में आ जाएगी, और ए बी की वैल्यू आसानी से आ सकती है। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। आगे चलते हैं, यहाँ पे ए बी अपॉन में यही वाली इक्वेशन अपॉन में 20 प्लस जो बी सी है, बी सी की वैल्यू क्या यहाँ पे निकली थी? बी सी इज इक्वल टू ए बी √3, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 प्लस ए बी √3 इज इक्वल टू √3। यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इस साइड आएगा, तो √3 की मल्टीप्लाई 20 से होगी तो 20 √3 है ना, और √3 की मल्टीप्लाई ए बी से होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 3 ए बी, √3 मिलके 3 बना देंगे और ए बी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए बी माइनस 3ab इज इक्वल टू 20√3 हो गया। ये ए बी इधर से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 20√3 और ए बी कॉमन लिया था हम, ए बी मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल टू 20√3 और ये 2 इधर डिवाइड करेगा तो 2 10 जा, एक्चुअल में ए बी निगेटिव आया है ना, ए बी कैसा आया निगेटिव, लेकिन ये लेंथ है तो ये निगेटिव तो नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव ही आएगी। ए बी इज इक्वल टू 10√3 नीचे लिख देंगे बिकॉज ए बी इज हाइट। ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखी, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव किया है इसलिए लिखी, और ये मीटर में आएगी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अभी हमको क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है ना, विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल BC फाइंड करना है। AB हमको पता है और BC, अब यहां पर फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी ना, बहुत काम की थी वो, BC इज इक्वल टू AB√3 है, BC इज इक्वल टू AB√3 और AB अभी निकाला कितना है, कितना निकाला AB 10√3,
10√3 मल्टीप्लाई √3 और BC की वैल्यू कितनी आ गई, √3 3 हो जाएगा, 10 3 ज़ा 30 मीटर। क्लियर है। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ कैनल इज 30 मीटर एंड हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था और ये डायग्राम बना हुआ है और उसके बाद में यहाँ से सॉल्व किया गया है। ये एक बार में एक वीडियो में आ ही नहीं पा रहा है। पहले ये है, फिर ये है, उसके बाद में फिर ये है, फिर ये आ है। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ना, तो हाइट तो इसमें दे ही दी। फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ओके, तो ये एक बिल्डिंग है, केबल टावर है, तो बिल्डिंग तो छोटी होगी ऐसे, और टावर कोई भी हो बिल्डिंग से तो बड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे ये टावर हो गया, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, और अब हाँ क्या कह रहा है कि 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, तो ये 7 मीटर है, AB। तो लिखेंगे लेट द बिल्डिंग इज AB एंड टावर इज CD। ठीक है, हाँ। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर। यहाँ 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से किसी केबल टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, यहाँ तक का एलिवेशन एंगल तो यहाँ से बनेगा, यहाँ से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन आ जाएगी, यहाँ से बन जाएगा एलिवेशन एंगल, जो कि कितना है 60। क्लियर है इतना। फिर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इट्स फुट टू 45। ओके, तो इसके फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऊपर की साइड, ये 45 डिग्री बनेगा। 45, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो जो डिप्रेशन दिया हो या एलिवेशन दिया हो, दोनों एंगल इक्वली होते हैं। फिर डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो ये टावर की हाइट को हमको फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ऊपर बन रहा है, एक ये नीचे बन रहा है, या तो ये मान लेते हैं या ये मान लेते हैं। दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों में ये लाइनें हमको चाहिए होंगी, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं क्या, ABCD, इसको मान लेते हैं E। ठीक है, समझ में आ गया। लेट द बिल्डिंग इज AB एंड टावर इज CD। बस इतना यहाँ पे काफ़ी है। और AB की लेंथ है 7 मीटर। यहाँ से सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ है। देखते हैं अभी क्या हमको फाइंड करना है, CE फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन तो सिर्फ ये है, यहाँ से हम BD फाइंड करेंगे इस वाले ट्रायंगल से। कहाँ से, देखिए इन ट्रायंगल ABD, इसमें हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता कर लेंगे, BD फाइंड हो जाएगा। जब BD फाइंड हो जाएगा तो ये भी फाइंड हो जाएगा, और जब ये फाइंड हो जाएगा तो ये फाइंड हो जाएगा, और ये जब फाइंड हो जाएगा तो ये पूरी लेंथ फाइंड हो जाएगी। ED AB के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि AE इज पैरेलल टू BD। यहाँ पर लिखते हैं एक बार एक लाइन कि AE इज पैरेलल टू BD, सो ED इज इक्वल टू 7 मीटर आल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे जो AE है वो BD के पैरेलल होगी, क्योंकि एलिवेशन एंगल के लिए हमको ग्राउंड के पैरेलल लाइन डालनी पड़ती है। तो AE जो है ये ग्राउंड के पैरेलल लाइन हो गई। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर ही होगी। तो ED आ गई। हमको फाइंड करना है सिर्फ CE, और CE फाइंड करने के लिए हमको AE चाहिए, AE फाइंड करने के लिए हमको BD फाइंड करना पड़ेगा। कर लेते हैं अभी। इन ट्रायंगल ABD में फाइंड क्या करना है हमको, BD। तो लिखेंगे BD अपॉन में गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट 45, और बी डी क्या है फाइंड करना है, अपॉन में ए बी है 7 इज इक्वल टू कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो जो बी डी आ गई वो कितनी आ गई 7 मीटर। ठीक है, अगर बी डी 7 मीटर है तो ए ई भी 7 मीटर होगी, है ना, ए ई इज इक्वल टू 7 मीटर, ए ई भी 7 मीटर होगी क्योंकि बी डी के इक्वल ही तो होगी ये। जो हमारी बिल्डिंग होगी वो भी सीधी खड़ी होगी और जो टावर होगा वो भी सीधा खड़ा होगा, वैसे तिरछा तो जाएगा नहीं ना, ये तिरछा जाएगी, तो जो डिस्टेंस ग्राउंड पे होगी वही डिस्टेंस हेड पे भी होगी, है ना। फिर ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया, तो ए ई अब हमको पता चल गया। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, सी ए ई को ए ई पता है, सी पता कर लेंगे, है ना। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए ई, सी ए ई यहाँ पे, और सी ए ई में हमको सी ई निकालना है, तो क्या लिखेंगे सी अपॉन में ए ई, सी अपॉन में ए ई, और सी ई है परपेंडिकुलर, ए ई है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और यहाँ का एंगल देख लेते हैं कितना, एंगल जो है एलिवेशन का वो 60 है। जो फॉर्मूले लगेंगे वो तो एलिवेशन के एंगल पे लगेंगे, डिप्रेशन पे नहीं लगेंगे। हालांकि होता सेम है डिप्रेशन और एलिवेशन, लेकिन एलिवेशन निकालेंगे उसके बाद ही लगाएंगे। 60 तो 10 60 हो जाएगा। फिर सी ई फाइंड करना है, ए ई कितना है 7 इज इक्वल टू 10 60 हो जाएगा √3, और सी आ जाएगी यहाँ पे, सी इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ठीक है, ये आ गई। अभी सी डी हमको निकालना है, तो लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू सी प्लस ई डी, तो सी अभी फाइंड किए 7√3 प्लस ई डी हमको पता था, ये यहाँ पे लिखा हुआ ई डी इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, तो ये सी डी आ जाएगी, तो सी डी की वैल्यू लिखेंगे 7 कॉमन लेके √3 प्लस 1, और ये आएगी मीटर में। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट में पूछ क्या रहा था ये, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एज ऑब्जर्व, जैसा ऑब्जर्व किया गया, मतलब जैसा कि पाया गया, क्या, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है, यहाँ पर बना लेते हैं, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। क्लियर है, ये हो जाएगा ए बी, तो लेट कर देंगे, लेट करते चलते हैं, लेट द लाइट हाउस इज ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर, है ना। फिर कह रहा है 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से, तो यहाँ पे एक ग्राउंड नहीं है, ये जो होगा ये क्या होगा, सी लेवल होगा। फिर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45, डिप्रेशन का एंगल है, तो हम हेड से सी लेवल के पैरेलल लाइन डाल देंगे, अभी यहीं से तो डिप्रेशन के एंगल निकलेंगे। टू शिप्स के, एक शिप का है 30, दूसरे शिप का है 45, तो एक शिप को मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, ये सी लेवल पे एक ग्राउंड पे ऐसे लाइन आएगी, ये एक शिप ये यहाँ पे है जो जिसका एंगल है 45, और दूसरी शिप हम यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे, और जिसका एंगल बन रहा है कितना 30, एक का बन रहा है 30 और दूसरे का बन रहा है 45। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जो एक शिप है वो दूसरे के ठीक पीछे है, ठीक पीछे मतलब इसी लाइन में आ रही है, आगे पीछे होती है, इधर या उधर नहीं है, ये बिल्कुल इसी लाइन में, एग्जैक्टली बिहाइंड कहने का मतलब इसका यही है कि इसी लाइन में आएगी। फिर
ऑन बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। हाँ, तो लाइट हाउस के सेम साइड में दोनों हैं, दोनों या तो इस साइड होंगी, दोनों या तो उस साइड होंगी। तो हमने डायग्राम इस साइड को बना लिया है, तो दोनों इस साइड हम मान लेते हैं। ठीक है, तो जो ए बी है वो लाइट हाउस लेट कर लिया था। उसके बाद में लेट द फर्स्ट शिप ऑन, लिखेंगे फर्स्ट शिप ऑन ए बी, ये हो जाएगा सी, एंड सेकेंड शिप ऑन डी। सेकेंड शिप होगी वो डी पे हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। और जो एलिवेशन, जो डिप्रेशन एंगल है, हाँ डिप्रेशन एंगल गिवन थे यहाँ पे, एलिवेशन नहीं गिवन थे, तो ये एंगल हो जाएगा 30 वाला और ये एंगल हो जाएगा 60 वाला, सॉरी 60 नहीं 45 ये डिप्रेशन एंगल थे। तो यहीं से जो ये बड़ा वाला एंगल डिप्रेशन था, तो वहाँ पे 45 हो गया, ये वाला 30 था, तो यहाँ पे 30 हो गया। नो इशू। फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन टू शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमको फाइंड करना है सी डी। ठीक है, यहाँ पे हमको गिवन क्या है? ए बी गिवन है, तो बी सी निकाल लेंगे, फिर डी बी निकाल लेंगे, और उसके बाद में दोनों को माइनस करा देंगे तो सी डी आ जाएगी, है ना। तो कोई इसमें बड़ा टास्क नहीं है, बस डायग्राम को अच्छे से समझना है हमको, हो जाएगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है? बी डी ऊपर रहेगा, अपॉन में ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेस और अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कॉट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। एंगल क्या है? 45 डिग्री। और बी डी हमको फाइंड ही करनी है, ए बी है 75 इज इक्वल टू कॉट 45 होगा 1 और बी डी इज इक्वल टू 75 मीटर। बी डी की वैल्यू तो आ गई। अब उसके बाद में लिखेंगे क्या यहाँ पे? इन ट्रायंगल किसमें? ए सी बी या ए बी सी में। यहाँ पे जो बी सी होगा अपॉन में ए बी, तो जो बी सी है वो बेस है, ए बी है परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, और एंगल क्या रहेगा इधर? 30। बी सी हमको फाइंड करनी है ना। अपॉन में ए बी क्या है? 75 मीटर है, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। बी सी इज इक्वल टू 75 √3 मीटर। ठीक है, ये आ गया, है ना। दो लेंथ हमको पता चलेंगे। फाइंड क्या करना था? सी डी फाइंड करना था। तो सी डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस बी डी। बी सी माइनस बी डी, देखो बी सी ये पूरी है, अगर इस पूरी लाइन से हम बी डी को माइनस कर दें तो बचेगा तो सिर्फ सी डी ही, है ना। तो सी डी ही निकालना है हमको। बी सी की वैल्यू है 75 √3 माइनस बी सी की वैल्यू है 75, और यहाँ पे 75 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर? √3 माइनस 1 मीटर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज 75 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखेंगे पहले। कह रहा है 1.2 मीटर टाल गर्ल, एक गर्ल है जो जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जो बैलून है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब वो अगर एक यहाँ पे है तो वो इसी लाइन में ऐसे सीधे मूव कर रहा है, ऐसे ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा है, ऐसे सीधे मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होता है। फिर एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो बैलून की हाइट है, यहाँ पे देखिए, ये एक बैलून बनाया पॉइंट सी पे, एक बैलून बनाया पॉइंट ई पे, जिसकी ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड जो है यहाँ पे बीजी ग्राउंड है, और ग्राउंड से उसकी हाइट है 88.2। ये
इसलिए यहाँ पे ये गैप दिखाया गया ग्राउंड और इस लाइन के बीच में, क्योंकि जो गर्ल है वो अपनी आई से देख रही है और आई इसकी हेड पे रहेगी, तो इसकी जो हाइट है गर्ल की वो इस ग्राउंड की हाइट से कम हो जाएगी, तो इसकी आई से हाइट देखनी पड़ेगी हमको। अभी आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक्चुअली ये ग्राउंड के पॉइंट से नहीं एलिवेशन एंगल देखेंगे, इसकी आई से देखेंगे, इस गर्ल की आई से, और आई हेड पे होगी, है ना। तो यहाँ पे आई होगी, नीचे आई नहीं होगी, तो इसीलिए एंगल यहाँ से बनेगा, इसीलिए ग्राउंड को इतना छोड़ा है। फिर आगे क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। एनी इंस्टेंट का मतलब होता है किसी एक टाइम पे आप ऐसे नज़र उठा के देखें और तुरंत आपको कोई चीज़ दिख जाए तो उसका मतलब होता है एनी इंस्टेंट। तो वहाँ पे जब देखा गया एनी इंस्टेंट पे तो 60, तो यहाँ पे उसने देखा और जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, 60 डिग्री का। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद में आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। जो बैलून है वो मूव कर रहा है, कुछ देर के बाद में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया और यहाँ पे जो उसका एंगल बना ये वाला वो कितना बना, 30। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ओके, फिर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में बैलून कितनी दूर से कितनी दूर तक चला, मतलब सी से लेके ई तक गया है ना वो, तो ये डी से लेके एफ तक की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ओके, तो डी एफ फाइंड करना है हमको। कौन कौन से ट्रायंगल यहाँ पे बने हैं, एक ट्रायंगल बना है सी ए डी और एक ट्रायंगल बना है ई ए एफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे लेंथ सी डी एंड लेंथ ई एफ हमको फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको गिवन तो ई जी है ना, ई एफ तो गिवन नहीं है, तो ई एफ पहले फाइंड करेंगे तभी तो हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, ई एफ इज इक्वल टू, ई एफ जो होगा वो क्या होगा, ई जी माइनस एफ जी, ई जी माइनस एफ जी, और एफ जी क्या होगा, ई जी है 88.2 और जो एफ जी है वो ए बी के इक्वल है ना। देखिए जो एफ जी की हाइट होगी वो ए बी की हाइट के इक्वल होगी, जो कि है 1.2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 87 मीटर। ई एफ आ गया 87 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 87 मीटर, ये एरो यहीं तक लगेगा, क्यों, क्योंकि ये यहीं तक की हाइट है। 88.2 पूरे ग्राउंड तक की थी, ये ग्राउंड तक नहीं है। ओके, और यही एक्चुअली सी डी भी होगी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो जो हाइट यहाँ पे होगी वही हाइट यहाँ पे होगी, यहाँ की निकाल ली हमने, सी डी भी निकल आई। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए डी और सी डी, तो हमको पता ही चल गया 87 है, तो क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन में सी डी, इन ट्रायंगल सी ए डी में ए डी अपॉन सी डी। ए डी देखेंगे क्या है, जो ए डी है बेस है, सी डी है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, और इस ट्रायंगल में देखेंगे जो एलिवेशन एंगल है वो 60 बन रहा है, कॉट 60। ए डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सी डी हमको अभी पता लगी 87, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 87/3। हाँ, इसी की मैं बात कर रहा था, इससे लास्ट वीडियो में जो 6 क्वेश्चन तक लगे हुए हैं ना, इस टाइप के आंसर वहाँ पे निकले हुए हैं। अब एक्चुअल में इस टाइप के आंसर नहीं होने चाहिए, इनमें क्या करना चाहिए हमको, रेशनलाइजेशन। तो जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है उसी से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो रूट हट जाएगा इसमें। क्लियर है। तो √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा 3, और ऊपर बचेगा 87√3, और 3 से इसको कैंसिल आउट कराएंगे, 3 2 जा 6, 2 बचा 27, 3 9 जा, तो यहाँ पे जो ए डी हो जाएगा वो 29√3। ए डी की वैल्यू आ गई इतनी। अब आप ये देखिए, अगर ए डी इक्वल टू 87/√3 लिख के यहाँ पर हम सॉल्व कर देते तो इसको गलत नहीं कह सकते थे, लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ तरीके रहते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है, तो उसको आंसर को उसी तरह से लाना होता है। जैसे फिजिक्स में रहता है ना कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा आना चाहिए, उसी तरीके से। ए डी आ गया, फिर उसके बाद में अब हम क्या निकालेंगे, हमको पहले दोबारा देख लेते हैं पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो मतलब हमको यहाँ पे डी एफ निकालनी है, डी एफ।
तो AD निकल आई है। अब निकालेंगे AF और फिर AF से AD माइनस कर देंगे तो DF निकल आएगी। तो AF कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल EAF में हमको निकालना क्या है, AF, तो ऊपर रखेंगे AF को, अपॉन में पता क्या है EG, तो EG को नीचे रखेंगे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो AF निकालना था तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कॉट, और कॉट यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में जो एलिवेशन एंगल है वो है 30। क्लियर है, AF हमको निकालना है, EG हमें पता है 87 है, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, और AF इज इक्वल टू 87 √3, ये AF की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, DF। ध्यान से देखिए, जो DF है, AF से AD निकाल दें, DF बचेगा सिर्फ, तो AF माइनस AD कर दें, सिर्फ DF बचेगा। AF क्या है 87 √3 माइनस AD है 29 √3। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, हाँ 29 3 × 87 होता है तो पूरा कॉमन आ जाएगा, 29 √3 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 29 3 × 87 और √3 बाहर ही आ गया तो सिर्फ 3 बचा, माइनस ये पूरा बाहर आ गया तो 1 आ गया। क्लियर है, तो 3 - 1 ये जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई 29 से तो ये जाएगा 58 √3। तो DF की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 58 √3 मीटर, है ना। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज 58 √3 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायग्राम हमको गिवन नहीं था, बस सिर्फ नाम दिया है इनको हमने, बाकी डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया था। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे, हाईवे का मतलब, स्ट्रेट हाईवे का मतलब एक सीधा हाईवे है जो ऊपर नीचे नहीं है, वो लीड कर रहा है, किसको लीड कर रहा है, फुट ऑफ द टावर। वहाँ पे एक किसी टावर का कोई फुट है, तो यहाँ पे ये टावर हम बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे उसका फुट हो जाएगा, टावर हो जाएगा AB। तो लेट द टावर इज AB। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30। ओके, तो यहाँ पे जो आदमी खड़ा हुआ है टावर के टॉप पे, आदमी की हाइट नहीं दी गई कितनी है, तो यहाँ पे हाइट हमको ये पॉइंट ही मान लेना है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसने क्या ऑब्जर्व किया कि एक कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30, डिप्रेशन का एंगल दिखाना है, तो यहाँ पे हमको ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन डालनी पड़ेगी इस हाईवे के पैरेलल, और यहाँ पे एक कार को हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे है, और एंगल कितना दिखा रहा है ये, डिप्रेशन ऑफ 30, तो 30 तो थोड़ा सा दूर होगी कार, यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, ग्राउंड पे। यहाँ से एक कार को ऑब्जर्व किया उसने, जो डिप्रेशन एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा विच इज़ अप्रोचिंग, विच इज़ 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको काट देते हैं, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। तो ये अप्रोच कर रही है टावर के फुट तक जाने के लिए, है ना, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं C। तो लिखेंगे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार इज C। ठीक है, फिर ये यहाँ पर अप्रोच कर रही है इसके फीट की तरफ, तो कहाँ तक, फिर वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड में अप्रोच कर रही है। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60। 6 सेकेंड्स के लेटर एंगल क्या बन गया, 60।
तो यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कार आ गई और जो एंगल डिप्रेशन का बना ये वाला, ये कितना बना 60। ठीक है, इतना समझ में आया। तो और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो अगर इनिशियल पोजीशन सी थी तो फाइनल पोजीशन ऑफ कार क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन ऑफ कार इज डी, है ना, डी पे फाइनल आ गई। अब यहीं पे पता करना है हमको कि वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने टाइम में करेगी। यही तो पूछ रहा है ना कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। यहाँ पे हमको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला नहीं लगाना है ना। ऐसा लग रहा है कि वो फार्मूला लगाना पड़ेगा क्या, यहाँ पे वो फार्मूला हमको नहीं लगाना पड़ेगा, बिना उस फार्मूले के ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अगर वो C से D तक की डिस्टेंस को 6 सेकंड में कवर कर रहा है तो वो D से B तक की डिस्टेंस को कितने सेकंड में कवर करेगा, ये इसकी लेंथ बता सकती है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए यूनिफॉर्म स्पीड अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड है, उसमें कोई भी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, मतलब उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो जितना टाइम वो यहाँ ले रही है, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो उतना ही टाइम यहाँ भी लेगी। ये डिस्टेंस इसकी हाफ हुई तो आधा लेगी, ये डिस्टेंस इसकी डबल हुई तो डबल टाइम ले लेगी। तो बस हमको इतना दिखाना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है। अब जब कार यहाँ पे थी तो डिप्रेशन एंगल 30 था, तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। जब कार यहाँ थी डिप्रेशन एंगल 60 था, तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे टावर की हाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ इतना देख लेना है कि CD और BD में रिलेशन क्या है। क्लियर है। अभी सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या AB लिखेंगे, जब कुछ गिवन नहीं है तो कुछ भी ऊपर लिख सकते हैं, AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD। यहाँ पर ये जरूर लिख देंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ABD, इन ट्रायंगल ABD में AB अपॉन BD। AB है परपेंडिकुलर, BD है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा 10, और एंगल क्या है इधर 60 है। तो AB इज इक्वल टू 10 60 हो जाएगा √3, और इधर BD मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो जो AB हुआ वो क्या हुआ, BD √3। समझ में आ गया इतना। ओके, अभी फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे ACB या ABC, है ना, ABC। अब यहाँ पे फिर AB लिखेंगे, AB अपॉन में BC या CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये हो जाएगा 10, और एंगल क्या है उसका एलिवेशन 30 है ये वाला। तो AB इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो जो AB है वो क्या आ जाएगा, BC/√3। ये इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या है, AB इज इक्वल टू BD √3 और AB इज इक्वल टू BC अपॉन √3। तो BD √3 इज इक्वल टू BC अपॉन √3। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी AB की वैल्यू थी, ये भी AB की वैल्यू थी, तो AB इक्वल है तो BD √3 BC अपॉन √3 के इक्वल हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ का √3 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा BD √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू BC। ओके, तो BC इज इक्वल टू 3BD, BC इज इक्वल टू 3BD। देखिए जो BC है वो BD की 3 गुना है, BD की 3 गुना है यहाँ पे, और जो BC है वो BD की 3 गुना है। मतलब जो
रेशियो निकलेगा BC अपॉन BD का, BC अपॉन BD का जो रेशियो निकलेगा वो क्या होगा 3 अपॉन में 1। देखो ध्यान से, जो BD है वो है 1 और जो BC है वो है 3। अब पूरी 3 से अगर 1 निकाल देंगे तो ये 2 बचेगा, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2, है ना। ये रेशियो में है, x लगा लेते हैं 2x एंड 1x। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो अब ये अगर ये 2x को कवर करने में 6 सेकेंड लिए, तो एक मतलब हाफ डिस्टेंस को कवर करने में उसने वो कितने सेकेंड लेगा, 3 सेकेंड लेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड इज इक्वल टू 2x। डिस्टेंस कवर्ड 2x इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो 2x की डिस्टेंस कवर्ड की है हमने, डिस्टेंस ऑफ 2x इज कवर्ड इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ 2x बाई 2 इज कवर्ड इक्वल टू 6 बाई 2। ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, x इज कवर्ड 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर वो 2 यहाँ पे 2 मान लेते हैं, 2 मीटर की डिस्टेंस को 6 सेकेंड में कवर करता है, तो 1 मीटर की डिस्टेंस को 3 सेकेंड में कवर कर लेगा। ओके, इतना समझ में आया। तो डिस्टेंस इन x इज कवर्ड, डिस्टेंस ऑफ x मीटर इज कवर्ड 3 सेकेंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।